आप सभी का स्वागत है झालनी सर की नए वीडियोज में। तो आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं और हम आज चालू कर रहे हैं बहुलक। बहुलक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर। बहुलक का अध्ययन करें, इस चैप्टर को हम थोड़ा सरल बनाएं कि बहुलक में होता क्या है। तो इस चैप्टर को थोड़ा सरल बनाने के लिए सबसे पहले हम इस बहुलक वाले चैप्टर में जिन सूत्रों का उपयोग करते हैं, जिन सूत्रों के द्वारा हम बहुलकों का निर्माण करते हैं, सबसे पहले हम उन सूत्रों के बारे में बात करें कि इस बहुलक में यदि हम बात करें कि अपने को यदि कोई भी बहुलक बनाना है, चाहे पॉलीएथीन बनाना है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनाना है, तो इनके लिए जो भी एकलक प्रयुक्त किए जाते हैं, उन एकलकों के लिए हम फॉर्मूले यदि देखें तो सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला है जो इस बहुलक वाले चैप्टर में प्रयुक्त किया जाता है, वो फॉर्मूला अपने पास ये एथीन। यहाँ दो कार्बन है, दो कार्बन को हम बोलते हैं एथ, नाम के डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में नाम के पीछे लगाते हैं इन, तो इसका नाम है एथीन। तो एथीन से हम यहाँ हम सूत्र उत्पन्न करेंगे। एथीन में यदि हमने दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन में से हमने एथीन में से एक हाइड्रोजन को हटाया, एक वैलेंसी को फ्री किया, तो अपने पास एक मुक्त, यानी हम बात करें मूलक की बात करें तो अपने पास एक मूलक बना और इस मूलक को हम कहते हैं बाइनिल मूलक। अब जितने भी फॉर्मूले अपने को तैयार करने हैं वो अब इस बाइनिल मूलक से तैयार करने हैं। यहाँ ये बाइनिल मूलक है, यदि बाइनिल मूलक में एक वैलेंसी फ्री है, एक वैलेंसी के अलावा यहाँ जो वैलेंसी फ्री है, इस वैलेंसी से यदि जो फ्री वैलेंसी है, इस फ्री वैलेंसी पर हमने लगा दिया Cl, तो इसका यदि हम नाम दें तो इसका नाम देंगे बाइनिल क्लोराइड। ये बाइनिल क्लोराइड है, बाइनिल मूलक का नाम हो गया। जो वैलेंसी फ्री थी उस पर हमने Cl लगा दिया, तो इसका नाम अपने पास होगा बाइनिल क्लोराइड। इसी प्रकार यदि हम और दूसरा सूत्र व्युत्पन्न करें, यहाँ जो वैलेंसी फ्री है, इस वैलेंसी फ्री पर हमने यहाँ लगा दिया Cn, ये Cn लगा दिया यहाँ पर। बाइनिल मूलक था, इसमें हमने जो वैलेंसी फ्री थी वहां पर Cn लगा दिया, Cn को हम बोलते हैं साइनाइड। यदि हम इसका नाम दें तो इसका नाम अपने पास होगा बाइनिल साइनाइड। बाइनिल साइनाइड, ये बाइनिल साइनाइड लिख दिया। बाइनिल साइनाइड जो है इसका एक नाम और प्रयुक्त करते हैं, इसको एक्रिलोनाइट्राइल भी कहते हैं, एक्रिलोनाइट्राइल। तो अपने को ये दोनों नाम देखने हैं, दोनों नाम याद रखने हैं, बाइनिल साइनाइड या इसको हम एक्रिलोनाइट्राइल भी कहते हैं। इसी के प्रकार यदि हम और आगे चलें और इसके सूत्र देखें, हमने जो एक वैलेंसी फ्री है उस वैलेंसी में CH2 डबल बॉन्ड CH, और जो वैलेंसी फ्री है इसमें हमने नीचे लगा दिया C6H5, फेनिल लगा दिया। अब यदि हम इसका नाम दें तो इसको यदि हम नाम दें, इसको तो बोलते हैं फेनिल, और ये है एथीन, इसको हम फेनिल एथीन भी कहते हैं, फेनिल एथीन। या इसका एक नाम और है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, इसको स्टाइरिन के नाम से भी जाना जाता है, स्टाइरिन। ये स्टाइरिन बना दिया। तो दोस्तों दोबारा मैं बोल दूं एक बार, एथीन था अपने पास, एथीन में हमने एक वैलेंसी को फ्री किया, एक मूलक बनाया, इस मूलक का नाम है बाइनिल। हम पहले इन सूत्रों की बात इसलिए कर रहे हैं कि जहां कहीं भी अपने को बहुलक बनाने होंगे वहां इन सूत्रों को पहले प्रयुक्त किया जाता है। यदि हमसे सूत्र आते हैं, सूत्रों का नाम देना आता है, तो निश्चित तौर पर हम किसी भी बहुलक का निर्माण कर सकते हैं। सबका तरीका एक है। तो इस पाठ को शुरू से ही पढ़ना बहुत कंपलसरी, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यदि हम सूत्रों के बारे में नहीं जानते तो हम आगे किसी भी बहुलक की बात नहीं कर सकते। अब यदि हम यहाँ देखें दोबारा एक बार, एथीन था, एथीन नाम जानते हो सब, दो कार्बन है, एथ कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड में नाम के पीछे इन लगाते हैं, एथीन बन गया। एथीन में से एक हाइड्रोजन को हटाया, एक वैलेंसी फ्री की, मूलक बन गया अपने पास बाइनिल। हम रिएक्शनों में पढ़ते हैं बाइनिल मूलक, एलिल मूलक, प्रोपार्जिन मूलक, उसी प्रकार ये बाइनिल मूलक है। अब बाइनिल मूलक में जो वैलेंसी फ्री है, इस वैलेंसी फ्री से हमने जोड़ दिया Cl, इसको हम बोलते हैं बाइनिल क्लोराइड। हमने जो वैलेंसी फ्री है इस पर जोड़ दिया Cl, इसको हम बोलते हैं बाइनिल साइनाइड या इसको एक्रिलोनाइट्राइल भी कहते हैं। इसी प्रकार जो वैलेंसी फ्री है उसमें हमने जोड़ दिया C6H5, इसको हम बोलते हैं फेनिल एथीन या इसको स्टाइरिन के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि हम और आगे बात करें, इसी की बात करें, CH2 डबल बॉन्ड C, हमने दोनों हाइड्रोजन को हटाया, एक हाइड्रोजन हटाकर तो लगा दिया COOCH3, और एक वैलेंसी एक हाइड्रोजन को हटाकर हमने लगा दिया CH3। ये नाम अपने को याद रखना है। यदि हम इसका नाम दें तो इसका नाम है मेथिल मैथ एक्रिलेट, मेथिल मैथ एक्रिलेट, मेथिल मैथ एक्रिलेट। उसी प्रकार यदि हम और आगे बात करें, अब हमारे पास यहाँ दो हाइड्रोजन
पास एक नया सूत्र आ गया। यदि हम इसका नाम दें 4 फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन को बोलते हैं टेट्रा, 4 को टेट्रा कहा जाता है, 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा। F पूर्व लगन के रूप में फ्लोरो, 2 कार्बन, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड। यदि हम इसका नाम दें तो इसका नाम अपने पास होगा टेट्राफ्लोरोएथीन, टेट्राफ्लोरोएथीन। ये बना दिया हमने यहां। तो अपने पास ये जितने भी मैंने नाम बनाए लगभग सब एथीन के व्युत्पन्न हैं, लगभग एथीन से पैदा हुआ है। एथीन से हमने बाइनिल मूलक बनाया, एथीन से हमने बाइनिल क्लोराइड बनाया, एथीन से ही हमने बाइनिल साइनाइड का निर्माण किया, एथीन से ही हमने फेनिल एथीन का निर्माण किया, एथीन से ही हमने मेथिल मेथ एक्रिलेट का निर्माण किया, एथीन से ही हमने टेट्राफ्लोरोएथीन का निर्माण किया। तो एक बार इस सूत्र द्वारा अपने दिमाग में बैठाएं सभी कि बाइनिल मूलक क्या होता है। बाइनिल क्लोराइड हमने कैसे बनाया है, एक वैलेंसी को फ्री करके Cl लगाया है, बाइनिल क्लोराइड हो गया। एक वैलेंसी को फ्री करके हमने Cl लगाया है, Cn साइनाइड, बाइनिल साइनाइड हो गया। इसको एक्रिलोनाइट्राइल भी कहते हैं। एक वैलेंसी को फ्री करके हमने C6H5 लगाया, इसको फेनिल एथीन कहा जाता है। इसका एक प्रसिद्ध नाम स्टाइरिन भी है। उसी प्रकार हमने एथीन में से दोनों हाइड्रोजन को हटाया, 2 वैलेंसी फ्री की, एक वैलेंसी से COOCH3 लगाया, एक वैलेंसी फ्री करके हमने CH3 लगाया, ये नाम मेथिल मेथ एक्रिलेट। उसी प्रकार हमने एथीन से इसको बनाया है, एथीन से इसका निर्माण किया है। एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, 2 हाइड्रोजन हटाकर 2 F लगाए, 2 हाइड्रोजन हटाकर 2 F लगाए, टेट्राफ्लोरोएथीन हो गया। अब हमसे जब हम इनमें बहुलक की बात करेंगे, हमको यदि बहुलक हम जब पढ़ेंगे, बहुलक की चैप्टर की बहुलक की परिभाषा देखेंगे, हमको पॉलीथीन बहुलक बनाना है, हमको पॉलीवाइनिल क्लोराइड बहुलक बनाना है, हमको पॉलीवाइनिल साइनाइड बहुलक बनाना है, हमको पॉलीस्टाइरिन बहुलक बनाना है, हमको पॉलीमेथिल मेथ एक्रिलेट बहुलक बनाना है, या हमको पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन बहुलक बनाना है। उन सब में ये सूत्र प्रयुक्त किए जाएंगे। उसी प्रकार यदि हम बात करें तो अपने पास 3 फॉर्मूले और हैं। एक तो हम बात करेंगे 2-chloro-buta-1,3-diene, 2-chloro-buta-1,3-diene, ये फॉर्मूला प्रयुक्त करना है अपने को बहुलक में। एक अपने पास है 2-methyl-buta-1,3-diene, 2-methyl-buta-1,3-diene। इस फॉर्मूले को देखना है, इस फॉर्मूले को किस तरीके से बनाते हैं 1,3-diene। और एक अपने को देखना है buta-1,3-diene, इन फॉर्मूले को हम कैसे बनाते हैं। तो ये आपने 11th क्लास में देखा होगा नामकरण में किस तरीके से फॉर्मूला बनाए जाते हैं। यदि हम पहले buta-1,3-diene की बात करें, ब्यूटा का मतलब होता है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, और आ की मात्रा तब लगती है जब 2 डबल बॉन्ड होते हैं। हमने 4 कार्बन लिए, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, ब्यूट हो गया। आ मात्रा तब लगती है जब 2 डबल बॉन्ड होते हैं। अब 2 डबल बॉन्ड 1 नंबर पर, 3 नंबर पर 2 डबल बॉन्ड। यदि हम इसकी पूरे के इसको यदि हम देखें खोलकर, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, आ तब लगता है जब 2 डबल बॉन्ड होते हैं। 2 डबल बॉन्ड कितने कितने नंबर पर हैं, 1 पर और 3 पर। 1 3 डाई का मतलब 2, इन का मतलब डबल बॉन्ड। यदि हम इसको नंबर 1 माने, इसको नंबर 2 माने, इसको नंबर 3 माने, इसको नंबर 4 माने, तो अपने को 1 पर डबल बॉन्ड लगा दिया हमने, 3 पर डबल बॉन्ड लगा दिया, 1,3-diene हो गया। अब अपने को ये सबकी बैलेंसिंग पूरी करनी है। हम जानते हैं कार्बन की बैलेंसिंग 4 होती है, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया। अब कार्बन की बैलेंसिंग 4 करें तो हमने यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इस कार्बन की बैलेंसिंग को 4 करें, 2 और 1 3, 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस कार्बन की बैलेंसिंग को 4 करना है, 3 और 1 4, और इस कार्बन की बैलेंसिंग को 4 करना है, ये 4 हो गया। अब ये फॉर्मूला यदि हम इसका नाम देखें, 4 कार्बन हो गया, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। 1 पर और 3 पर 2 डबल बॉन्ड है, 1 पर और 3 पर 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए आ लगा दिया buta-1,3-diene। अब इसी फॉर्मूले से हम ये दोनों फॉर्मूले बना सकते हैं, 2-chloro-buta-1,3-diene, और दूसरा फॉर्मूला अपने को बनाना है 2-methyl-buta-1,3-diene। नंबर हमने दे रखे हैं। अब सीधा सा तरीका है, 2 नंबर है, 2 नंबर पर अपने को H को हटाना है, और H को हटाकर अपने को 2 नंबर पर क्लोरो लगाना है। यदि हम एक फॉर्मूला तैयार करें तो CH2 डबल बॉन्ड C, हमने 2 पर क्लोरो लगा दिया, Cl CH डबल बॉन्ड CH2। सबकी बैलेंस देखिए पूरी है, 2 और 2 4, 2 3 4, 1 2 4, 2 और 2 4, 1 2 3 4, 2 पर क्लोरो है। नाम देंगे पहले जो प्रतिस्थापी है, पूर्व लगन में उसको पहले बोलेंगे 2-chloro, 4 कार्बन ब्यूटा हो गया, 1 पर और 3 पर 2 डबल बॉन्ड, 1,3-diene। तो इसका नाम हो गया
2-chloro-buta-1,3-diene। उसी प्रकार हम ये फॉर्मूला भी बना सकते हैं। इस फॉर्मूले में भी अपने को क्या करना है, केवल अंतर ये है यहां दो पर क्लोरो है और यहां अपने को दो पर लगाना है मेथिल। तो यदि हम मेथिल को लगाएं तो अपने पास फॉर्मूला बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CCH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका यदि हम नाम दें तो दो पर मेथिल है, 4 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड है। यदि हम इसका नाम देंगे 2-मेथिल-buta-1,3-diene। तो जितने भी ये तीनों फॉर्मूले हम बता रहे हैं, इन तीनों फॉर्मूलों का उपयोग इस चैप्टर में जब हम रबर की बात करेंगे, प्राकृतिक रबर की बात करेंगे, संश्लेषित रबर की बात करेंगे, तो उन रबरों में इन तीनों फॉर्मूलों का तीनों फॉर्मूले प्रयुक्त किए जाएंगे। तो दोस्तों एक बार दोबारा यदि मैं बोल रहा हूं कि यदि अपने को इस चैप्टर को थोड़ा सिंपल करना है कि अपने को ये चैप्टर जल्दी समझ में आए, चैप्टर में कोई कंफ्यूज पैदा नहीं हो, तो उसके लिए पहले अपने को इन फॉर्मूलों की बात करनी पड़ेगी। तो एक बार दोबारा देख ले सबके सब, जिससे मैं इसको मिटाकर फिर दूसरे अन्य फॉर्मूले लिखूं। एथीन है, एथीन से बाइनिल बना है, बाइनिल क्लोराइड बनाया है, बाइनिल साइनाइड बनाया है, वैलेंसी हटाकर फेनिल एथीन स्टाइरिन बनाया है, दो वैलेंसी को फ्री करके मेथिल मेथ एक्रिलेट बनाया है। इसके अलावा दोनों जो एथीन है, चारों हाइड्रोजन को हटाकर 4 फ्लोरीन लगाकर ये बनाया है। इसके अलावा ये तीनों जो फॉर्मूले हैं एक जैसे ही हैं लगभग, buta-1,3-diene, 2-मेथिल-buta-1,3-diene, 2-chloro-buta-1,3-diene, ये buta-1,3-diene बना दिया। ये दूसरा फॉर्मूला 2-chloro-buta-1,3-diene बना दिया और ये तीसरा फॉर्मूला जो अपने पास था 2-मेथिल-buta-1,3-diene बना दिया। यहां दोस्तों अभी अपने को याद रखना है कि जो ये 2-मेथिल-buta-1,3-diene है, इसका एक नाम और है, इसको आइसोप्रीन के नाम से भी जाना जाता है। आइसोप्रीन, इसको आइसोप्रीन के नाम से जाना जाता है। ऐसे इसी प्रकार यदि हम इसकी बात करें 2-chloro-buta-1,3-diene, तो इसको क्लोरोप्रीन के नाम से भी जाना जाता है। तो हम दोनों नामों को भी याद रखेंगे कि इसको क्लोरोप्रीन भी कहते हैं और इसका एक नाम आइसोप्रीन भी है। तो दोस्तों ये तो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे। इसके अलावा यदि हम और सूत्रों की बात करें तो और देखिए अपने पास कौन कौन से सूत्र कहां काम आने हैं। जब हम इस चैप्टर में नायलॉन 6,6 की बात करेंगे, नायलॉन 6,6, तो नायलॉन 6,6 को बनाने के लिए एक तो अपने को चाहिए एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल का फॉर्मूला, और एक अपने को चाहिए हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। ये दोनों एकलक हैं और इन एकलकों का हम प्रयोग करेंगे नायलॉन 6,6 बहुलक को बनाने के लिए। हम यहां इसको शॉर्ट में बोलेंगे डबल ए एडिपिक एसिड और इसको हम यहां शॉर्ट में बोलेंगे HMDA, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। यदि हम दोनों के फॉर्मूले देखें, एडिपिक अम्ल की बात करें तो एडिपिक अम्ल में 6 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन इस तरीके से होते हैं COOH अम्ल, ये एडिपिक अम्ल है। एडिपिक अम्ल को इस तरीके से लिखा जाता है। एडिपिक अम्ल का फॉर्मूला याद रखना है अपने को, CH2 का होल 4 COOH। उसी प्रकार यदि हम हेक्सामेथिलीन डाइएमीन की बात करें, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सा का मतलब 6, मेथिलीन तुम जानते हो मेथेन से बनता है, मेथेन, मेथेन में से 2 हाइड्रोजन को हटाया, ये अपने पास हो गया मेथिलीन। हेक्सा का मतलब 6, हेक्सामेथिलीन। डाई का मतलब 2, एमीन का मतलब NH2, 2 NH2, एक NH2 ये लगा दिया और एक NH2 ये लगा दिया। यदि हम इस फॉर्मूले को देखें तो इसको कहते हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। इसी प्रकार इसको यदि हम देखें, इसका नाम दें तो ये एडिपिक अम्ल है। दोनों फॉर्मूले देखने अपने को, इन दोनों सूत्रों का उपयोग जब हम नायलॉन 6,6 बहुलक का निर्माण करेंगे तो उसमें ये दोनों फॉर्मूले प्रयुक्त किए जाते हैं, एक तो एडिपिक अम्ल और एक हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। दोनों एकलक हैं। नाम द्वारा देख लो, 6 का मतलब हेक्सा हो गया, इसको हम बोलते हैं मेथिलीन, मेथेन से बना है, मेथिलिडीन या मेथिलीन। डाई का मतलब 2, एमीन का मतलब NH2, एमीन जो होता है NH2 से व्यक्त करते हैं, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन हो गया। उसी प्रकार जब हम एक बहुलक पढ़ेंगे टेरिलीन या डेक्रोन, उसमें 2 फॉर्मूले काम आते हैं। एक तो अपने को याद रखना है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है, और एक अपने को फॉर्मूला याद करना है टेरेप्थेलिक अम्ल, टेरेप्थेलिक अम्ल, टेरेप्थेलिक अम्ल।
ये दो फॉर्मूले हैं अपने पास। एक तो अपने को याद देखना है, ये तो हो गया नायलॉन 66 के लिए जो प्रयुक्त किए जाएंगे, दोनों फॉर्मूले अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो। इसके बाद मैंने नीचे दो फॉर्मूले लिखे, एक लिखा है एथिलीन ग्लाइकोल और एक हमने प्रयुक्त किया है टेरेप्थेलिक अम्ल। एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है? ग्लाइकोल सब जानते हो, ग्लाइकोल क्या होता है? जब दो OH अलग अलग व पास वाले कार्बन पर जुड़े होते हैं तो उसे ग्लाइकोल कहा जाता है। यदि हम एथिलीन देखें तो अपने पास ये एथिलीन हो गया, CH2 एथीन से बना है एथिलीन। एथिलीन ग्लाइकोल दो OH अलग अलग में पास वाले कार्बन पर। यदि हम इसका नाम दें तो इसका नाम अपने पास हो गया एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल के अलावा एक होता है टेरेप्थेलिक अम्ल। टेरेप्थेलिक अम्ल में बेंजीन वलय है अपने पास। बेंजीन वलय में नंबर 1 पर नंबर 4 पर दो अम्ल ग्रुप जुड़े होते हैं, C OH ये जोड़ दिया हमने यहां। इसका यदि हम नाम दें तो इसको बोलते हैं टेरेप्थेलिक अम्ल। अब ये टेरेप्थेलिक अम्ल और ये एथिलीन ग्लाइकोल दोनों फॉर्मूले इस तरह देख लें किस तरीके से बनाते हैं। टेरेप्थेलिक अम्ल, इसका यदि हम IUPAC नाम दें, बेंजीन वलय है 1 2 3 4, चाहे इधर से देखें 1 2 3 4, 1 पर अम्ल है, 4 पर अम्ल है, बेंजीन है। इसका IUPAC नाम देंगे तो इसका IUPAC नाम होगा बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि हम इसका IUPAC नाम दें, सामान्य नाम बोल सकते हैं टेरेप्थेलिक अम्ल, लेकिन यदि हम इसका IUPAC नाम दें तो इसका IUPAC नाम होगा बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। उसी प्रकार यदि हम इसको देखें, सामान्य नाम बोल सकते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, लेकिन यदि हम इसका IUPAC नाम दें, नंबर 1 नंबर 2 कार्बन हो गया एथेन, 1 नंबर पर ऑल है, 2 नंबर पर ऑल है, OH का जो अनुलग्न होता है वो ऑल, एथेन 1,2 डाइऑल, ये इसका IUPAC नाम है। तो ये जो अपन एकलक की बात कर रहे हैं इसका हम उपयोग करेंगे जब हम नायलॉन 66 बहुलक की बात करेंगे तो ये एकलक प्रयुक्त किए जाएंगे। यदि अपने पहले फॉर्मूले आते हैं, किस तरीके से हम फॉर्मूलों को बनाते हैं, कैसे नाम देते हैं, तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अपने को बहुलक बनाने में किसी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए दोस्तों पहले इन फॉर्मूलों को दिमाग में यानी अपने को बिल्कुल अच्छी तरह इनको देखना है कि इनका किस तरीके से नाम दिया गया है, किस तरीके से इनको हम देखते हैं। जैसे ये एथिलीन ग्लाइकोल है, ये टेरेप्थेलिक अम्ल है, ये एडिपिक अम्ल है, ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है। इसके अलावा यदि हम और देखें तो अपने पास एक फॉर्मूला अपने पास है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। और एक फॉर्मूला अपने पास है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूले कैसे बनाएंगे, इनका उपयोग हम जब करेंगे तो हम एक बहुलक पढ़ेंगे आगे, PHBB बहुलक, PHBB बहुलक, उन दोनों में इनको प्रयुक्त करेंगे। यदि हम इसको देखें 3 नंबर पर हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी का पूर्व लगन, हाइड्रोक्सी पूर्व लगन है, इसको व्यक्त करते हैं OH से। ब्यूटेनोइक अम्ल 4 कार्बन है, 3 पर हाइड्रोक्सी है, 1 2 3 4, ब्यूटेनोइक अम्ल ये अम्ल हो गया COOH। यहां यदि हम बात करें अब इसकी 1 2 नंबर जो COOH है, इसको नंबर 1 2 3 पर हाइड्रोक्सी हो गया 3 हाइड्रोक्सी। यदि हम इसका अब देखें पूरा इसका यदि बैलेंस ही पूरी करें, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये 4 कर दी हमने इसकी अभी अपने को नजर आ रही है 3, एक H जोड़ दिया 4 हो गई। इसकी देखें 1 2 हाइड्रोजन जोड़ दी 4 हो गई। अब यदि हम इसका नाम दें तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4। बेटा आप सभी ने 11th क्लास में देखा होगा जब हम नामकरण करते हैं 2 क्रियात्मक समूह हैं इसमें, एक है COOH, एक है OH। हम जानते हैं जो क्रियात्मक समूह यदि 2 या 2 से अधिक होते हैं और यदि अपने को उनका नाम देना होता है तो जो वरीयता श्रेणी में पहले आता है क्रियात्मक समूह उसका तो प्रयुक्त करते हैं हम अनुलग्न, और जो वरीयता श्रेणी में बाद में आता है उसका हम प्रयुक्त करते हैं उपलग्न। जब हम वरीयता श्रेणी देखते हैं तो वरीयता श्रेणी में ये क्रियात्मक समूह पहले आता है।
ये क्रियात्मक समूह बाद में आता है। यहां हम इसका करेंगे पूर्वलग्न प्रयुक्त, अनुलग्न प्रयुक्त, इसका अनुलग्न बोलेंगे ओइक अम्ल, इसका करेंगे पूर्वलग्न और इसको पूर्वलग्न के रूप में बोलते हैं हाइड्रोक्सी। नंबर 1 2 3 4, 3 पर पूर्वलग्न बोल दिया हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन हो गया ब्यूटेन, नाम के पीछे लगाना है ओइक अम्ल, तो इसका नाम हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। ये फॉर्मूला देखना है किस तरीके से बनाया है। उसी प्रकार अपने पास दूसरा फॉर्मूला है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। अब इसको तुम आसानी से बना सकते हो। पेंटेनोइक अम्ल का मतलब 5 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन बना दिए हमने। 3 पर हाइड्रोक्सी, यदि हमने यहां इसको COOH मान लिया, 3 पर हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी अपने पास हो गया। 1 2 3 सबकी वैलेंसी पूरी कर दें, ये CH3 हो जाएगा, कार्बन की 4 संयोजकता हो गई। यहां यदि हम इसको देखें तो ये 4 संयोजकता कार्बन की हो गई, बाकी ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब इनकी वैलेंसी हम जानते हैं, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो अपने पास यहां 3 हुए, हमने एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया, ये 4 हो गई। यहां कार्बन की संयोजकता 2 है, CH2 कर दिया। तो दोस्तों यदि हम इसका फॉर्मूला देखें तो ये अपने पास यदि देखें 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक हमने किस प्रकार लिया, 1 2 3 क्रियात्मक समूह अपने पास है। सबसे पहले नंबर इस कार्बन को देंगे 1 2 3 4 5, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया। इस चयन करने के बाद इसमें भी 2 क्रियात्मक समूह है। ये क्रियात्मक समूह वरीयता श्रेणी में पहले आता है, इसका हम अनुलग्न प्रयुक्त करेंगे। ये क्रियात्मक समूह वरीयता श्रेणी में बाद में आता है, इसका हम पूर्वलग्न प्रयुक्त करेंगे। 3 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन हो गया पेंटेन, नाम के पीछे लगाना है ओइक अम्ल, नाम हो गया 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। तो दोस्तों हमने यहां कुछ फॉर्मूले और देखे, जिस दो तुमने पहले देखे हैं, दोबारा मैं एक बार बोल दूं। पहले आपने फॉर्मूलों में एथीन को देखा, बाइनिल कैसे बनाया, बाइनिल क्लोराइड कैसे बनाया, बाइनिल साइनाइड कैसे बनाया, बाइनिल यानी इसके अलावा यदि हम देखें स्टाइरिन कैसे बनाया, मेथिल मेथएक्टिलेट को कैसे बनाया, इसके अलावा हमने और जो देखे थे टेट्राफ्लोरोएथीन का निर्माण कैसे किया, फिर हमने 3 एल्कीन से और बनाए थे, ब्यूटा 1,3 डाइईन, 2 मेथिल ब्यूटा 1,3 डाइईन, 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइईन। इनके फॉर्मूले किस तरीके से याद किए मैंने। इसके बाद फिर तुमको ये एक तो नाइलॉन 6,6 में जो बहुलक प्रयुक्त होते हैं उनकी बात की है। जो टेरिलीन या टेक्ट्रोन जब हम बनाएंगे बहुलक, उसमें जो फॉर्मूले काम आने उनकी बात की है। और जो हमें बहुलक, अभी हम आगे नाम बोलेंगे PHBB बहुलक, उसमें हम इनकी बात करेंगे। तो दोस्तों एक बार दोबारा देख लिया जाए कि एडीपी अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। एडीपी अम्ल को सब देख लें अच्छी तरह कि एडीपी अम्ल में 6 कार्बन प्रयुक्त होते हैं, 4 और 2 6। एडीपी अम्ल COOH समूह होता है। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का फॉर्मूला देखें, 6 हेक्सा हो गया, मेथिलीन हो गया, डाइएमीन हो गया। उसी प्रकार यदि हम एथिलीन ग्लाइकोल की बात करें, एथीन से एथिलीन बनाया हमने। एथिलीन ग्लाइकोल का मतलब 2 OH अलग अलग में पास-पास वाले कार्बन पर होते हैं। अलग अलग पास-पास वाले कार्बन पर जब OH लगे होते हैं तो उनको सामान्य नामकरण में ग्लाइकोल कहा जाता है। यदि हम इसके IUPAC नाम की बात करें, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन में 1 पर OH लगा हुआ है, 2 पर OH लगा हुआ है, तो एक यानी दोनों का नाम दें, ये तो एथेन हो गया। 1 पर और 2 पर और, तो यदि हम इसका IUPAC नाम लिखें तो हम IUPAC नाम लिखेंगे एथेन 1,2 डाइओल, ये इसका IUPAC नाम होगा। या इसका सामान्य नाम जो है वो एथिलीन ग्लाइकोल है। उसी प्रकार हमने दूसरा पढ़ा है टेरेप्थेलिक अम्ल, ये टेरेप्थेलिक अम्ल है। बेंजीन वाले में नंबर 1 पर नंबर 4 पर 2 अम्ल समूह जुड़े हुए हैं। यदि हम इसका IUPAC नाम दें, बेंजीन हो गया, 1 पर और 4 पर 2 अम्ल समूह हो गए, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसी प्रकार यदि हम इसकी बात करें, ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल है। नाम देना आ गया होगा किस तरीके से हमने नाम दिया। 3 पर हाइड्रोक्सी है, 4 कार्बन हो गए, ब्यूटेन हो गया, पीछे ओइक अम्ल लगा दिया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। उसी प्रकार ये है 3 हाइड्रोक्सी, 3 पर हाइड्रोक्सी है, 5 कार्बन हो गया, 5 कार्बन हो गया पेंटेनोइक अम्ल। इसके अलावा 2-3 फॉर्मूले और हैं, उनको भी हम यहां देखते हैं किस तरीके से उनको बनाते हैं। अब दोस्तों यदि हम आगे और फॉर्मूले देखें तो एक अपने पास है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है,
यदि हम लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला देखें CH3 CHOH COOH, ये लैक्टिक अम्ल है। इसी प्रकार एक होता है ग्लाइकोलिक अम्ल। ग्लाइकोलिक अम्ल, ग्लाइकोलिक अम्ल, यदि हम ग्लाइकोलिक अम्ल के फॉर्मूले की बात करें तो ग्लाइकोलिक अम्ल में इसी कार्बन पर OH होता है और इसी कार्बन पर COOH होता है, इसी कार्बन से COOH जुड़ गया। तो दोस्तों दोनों फॉर्मूले लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला, यदि हम इसका IUPAC नाम देखें, अभी मैंने तुमको IUPAC नाम देना सिखाया कि हम IUPAC नाम किस प्रकार देते हैं। नंबर 1 कार्बन होगा, नंबर 2 कार्बन होगा, नंबर 3 कार्बन होगा, 2 पर OH है, OH का पूर्ण लगन हाइड्रोक्सी होता है, 3 कार्बन प्रोपेन हो गए, नाम के पीछे ओइक अम्ल लगाना है। तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल का जो IUPAC नाम होगा, यदि हम इसका IUPAC नाम दें तो इसका IUPAC नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी हो गया, 3 कार्बन है, 3 कार्बन हो गया प्रोपेनोइक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। दोस्तों अपने को याद रखना है कि लैक्टिक अम्ल जो है ये भी बहुलक में काम आना है। लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला दिया हमने, लैक्टिक अम्ल का IUPAC नाम लिखा। उसी प्रकार अपने पास एक फॉर्मूला है ग्लाइकोलिक अम्ल। ग्लाइकोलिक अम्ल में अब यदि हम इसका IUPAC नाम दें, इसमें 2 कार्बन की श्रृंखला है, नंबर 1 हमेशा मुख्य क्रियात्मक समूह है, नंबर 1, नंबर 2, यदि हम इसका IUPAC नाम लिखें, 2 पर OH है, हम इसको 2 हाइड्रोक्सी, और 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम बोलेंगे एथेन, और नाम के पीछे अपने को लगाना है ओइक अम्ल, तो हम इसको बोलेंगे एथेनोइक अम्ल। ये इसका IUPAC नाम हो गया। तो अपने को ये 2 फॉर्मूले और देखने हैं। अभी हमने 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल की बात की, अभी हमने 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल की बात की। अब हम देख रहे हैं कि लैक्टिक अम्ल क्या होता है और ग्लाइकोलिक अम्ल क्या होता है। लैक्टिक अम्ल इसका IUPAC नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, ग्लाइकोलिक अम्ल इसका IUPAC नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी एथेनोइक अम्ल। उसी प्रकार दोस्तों एक नायलॉन 6 बहुलक बनाएंगे तो हम उसमें एक नाम पढ़ेंगे, ये नाम थोड़ा अटपटा है, कैप्रोलैक्टम। नायलॉन 6 जो बहुलक होगा उसका ये एकलक होगा, कैप्रोलैक्टम। इसमें यदि हम कार्बन परमाणु की संख्या देखें तो इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 6 होती है। कैप्रोलैक्टम का यदि हम फॉर्मूला देखें NH CH2 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 CO, ये कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला है। कैप्रोलैक्टम में कार्बन परमाणु 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, एक तरीके से चक्रीय एमाइड है। कैप्रोलैक्टम जब हम नायलॉन 6 द्वारा बोल रहा हूं, जब हम नायलॉन 6 बहुलक का निर्माण करेंगे तो हम कैप्रोलैक्टम का बहुलकीकरण करेंगे, उससे हमको ये प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस पाठ में, इस लेसन में जहां जो भी बहुलक हमको बनाने होंगे और जिनमें अपने को जो सूत्रों की आवश्यकता होगी, सबसे पहले हमने उन सूत्रों की बात की, हमने उन सूत्रों को देखा, उनका हमने नाम कैसे दिया, उनका हमने फॉर्मूला कैसे तैयार किया। बाकी ये जो 2-3 फॉर्मूले जो सिंपल से हैं, ये तुम्हारे याद होंगे। जब हम बेकेलाइट बहुलक का निर्माण करेंगे तो हम ये फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन फॉर नाम के पीछे एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड की बात करेंगे। फिनॉल तुम सभी जानते हो, बेंजीन पहले में एक हाइड्रोजन हटाकर OH लगाया है, ये फिनॉल है। तो दोस्तों ये तो थी फॉर्मूलों की बात जो हमको बहुलक वाले चैप्टर में प्रयुक्त करने हैं। अब हम शुरू करते हैं बहुलक, कि बहुलक होता क्या है, बहुलक किसे कहते हैं, और बहुलक के द्वारा हम कौन कौन से बहुलक का हम निर्माण करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बहुलक। अब चैप्टर शुरू होता है। चैप्टर से पहले मैंने तुम्हारा थोड़ा सा काम, यदि हम मानते हैं कि तुमने 11th क्लास को सही तरीके से नहीं देखा, सही तरीके से फॉर्मूले याद नहीं हुए, तो मैंने तुमको सबसे पहले उन फॉर्मूलों को याद कराने की कोशिश की कि जो तुम्हारे बहुलक वाले चैप्टर में प्रयुक्त किए जाएंगे। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं बहुलक। बहुलक इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, और ग्रीक भाषा में जो पॉली है, इस पॉली का मतलब होता है मैनी, और मैनी का मतलब होता है बहुत से या अनेक। और जो मर शब्द है ये मेरोरस से लिया गया है, मेरोरस का मतलब होता है पार्ट्स, और पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से। एक तरीके से यदि सिंपल सी परिभाषा दें तो एक परिभाषा निकल के आई अपने पास, जो बहुत से हिस्सों से मिलकर बने, जो अनेक भागों से मिलकर बने, उसे हम बहुलक कहते हैं। द्वारा मैं बोल दूं एक बार, बहुलक इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक
भाषा में यदि हम इसको देखें तो इसमें शब्द है पॉली। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी का मतलब होता है बहुत से या अनेक। मेरोलस इसका मतलब होता है पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से। जो अनेक भागों से मिलकर बने, जो अनेक हिस्सों से मिलकर बने, उसे पॉलीमर कहा जाता है। यदि हम पॉलीमर की व्याख्या करें, पॉलीमर किसे कहते हैं, बहुलक किसे कहते हैं, तो इसके लिए हम ये एग्जांपल लेते हैं कि अपने पास ये एथीन है। अभी हमने एथीन का फॉर्मूला पढ़ा, एथीन है, 2 कार्बन एच, डबल बॉन्ड, नाम के पीछे इन, एथीन हो गया। हमने इस एथीन का कराया बहुलकीकरण, बहुलकीकरण, एथीन का कराया हमने बहुलकीकरण। ये एथीन का बहुलकीकरण कराया। एथीन का बहुलकीकरण पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है, आगे भी हम देखेंगे। हमने एथीन के एन अणु लिए, ये एथीन है, यहां एथीन के छोटे छोटे अणु हैं और हमने इसके एन अणु लिए। अब अपने को इसका कराना है बहुलकीकरण। जब हम इसका बहुलकीकरण कराते हैं तो ये बॉन्ड टूटता है। हम यदि देखें तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। एक पाई बॉन्ड के टूटने पर 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। जहां भी अपने को बहुलक बनाना है, यदि तुमने एक बहुलक बनाना सीख लिया तो जितने भी बहुलक तुम बनाओगे, जितने भी बहुलक तुमको बनाने, सब आसानी से बना सकते हो। एक बॉन्ड को तोड़ा, सिंगल बॉन्ड रह गया। एक बॉन्ड को टूटने पर 2 बॉन्डों का निर्माण हुआ, 2 बॉन्डों का निर्माण किया और जो ये छोटे छोटे अणु थे ये आपस में जुड़कर एक बड़ा अणु बना दिया। हम यदि माने एथीन के अपने पास 10 अणु हैं, तो एथीन 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 10 अणु लिए, अब आपस में वो जुड़ गए। आपस में जुड़कर दोनों तरफ बैलेंस ही फ्री हो गई, दोनों तरफ बैलेंस ही फ्री है। एक तरीके से हम कह सकते हैं दोनों तरफ दरवाजे खुले हैं। यदि कोई एथीन और भी है, भैया आओ और जुड़ जाओ, यहां चाहो तो यहां जुड़ जाओ, यहां चाहो तो यहां जुड़ जाओ, दोनों तरफ बैलेंस ही फ्री है। आकर और अणुओं का जुड़ना, यहाँ छोटे छोटे अणु थे, छोटे छोटे अणु से ये बहुलक बना और इस बहुलक का यदि हम नाम दें तो इसका नाम पॉलीथीन या इसको पॉलीएथीन भी कहते हैं। तो यहाँ ये छोटे छोटे अणु हैं, इन छोटे छोटे अणुओं को हम बोलते हैं एकलक। यहाँ छोटे छोटे अणु आपस में जुड़े, आपस में संयुक्त हुए और इन्होंने संयुक्त होकर एक बड़े अणु का निर्माण किया जिसको हम बोलते हैं बहुलक। यदि हम बहुलक की परिभाषा दें, इस एग्जांपल से हम बहुलक बता सकते हैं बहुलक किसे कहते हैं। यहाँ ये छोटे छोटे अणु थे, छोटे छोटे अणु आपस में जुड़े, आपस में जुड़कर एक बड़ा अणु बना। तो हम यदि बहुलक की परिभाषा दें तो उच्च अणु भार वाला ऐसा यौगिक, उच्च अणु भार वाला ऐसा यौगिक जो अनेक छोटे छोटे अणुओं के परस्पर संयुक्त होने से बनते हैं, उन छोटे छोटे अणुओं को कहते हैं एकलक। और एकलक से जो बड़ा अणु बनता है उसको बोलते हैं बहुलक। और एकलक से बहुलक बनने की जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं बहुलकीकरण। दोबारा मैं बोल दूं एक बार, ये छोटे छोटे अणु हैं, एकलक कहलाते हैं। कम अणु भार वाले हैं, एकलक कहलाते हैं। जब छोटे छोटे अणु आपस में संयुक्त होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, उसे बहुलक कहते हैं। और एकलक से बहुलक बनने की क्रिया कहलाती है बहुलकीकरण। तो बहुलक की मैं दोबारा डेफिनेशन दूं एक बार, बहुलक किसे कहते हैं? तो बहुलक उच्च अणु भार वाला ऐसा यौगिक है जो अनेक छोटे छोटे अणुओं के परस्पर संयुक्त होने से बनता है, जिनमें छोटे छोटे अणु एकलक कहलाते हैं और जो बड़ा अणु होता है वो बहुलक कहलाता है। ये बहुलक की परिभाषा होगी। इस चैप्टर में जहां कहीं भी अपने को बहुलक का निर्माण करना है, अपने को यदि मैं बात करूं, मैं यहां बात करूं, यहां लिखूं, अपने को नंबर 1 पॉलीएथीन या पॉलीथीन बहुलक की बात करनी है। अपने को दूसरा बहुलक बनाना है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड बहुलक की बात करनी है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड बहुलक कैसे बनता है? यदि अपन तीसरा देखें, अपने को पॉलीवाइनिल साइनाइड बहुलक की बात करनी है। पॉलीवाइनिल साइनाइड बहुलक कैसे बनता है? ये सब बहुलक अपने को भी 8-10 एग्जांपल देखने, पहले हम इन्हीं एग्जांपलों की बात करेंगे कि बहुलक कैसे बनाते हैं। बेटा तरीका सबका एक जैसा होगा। दोस्तों जितने भी बहुलक बनाने, सब में तरीका एकलक होगा। छोटे छोटे अणु होंगे, आपस में जुड़ेंगे, बहुलक का निर्माण करेंगे। अब यहाँ n लिखा है, यहाँ स्मॉल n, यहाँ स्मॉल n क्या है? यहाँ स्मॉल n है बहुलक के निर्माण में भाग लेने वाले एकलक के अणुओं की संख्या। यदि मैं इस स्मॉल n की बात करूं तो यहाँ स्मॉल n क्या है? बहुलक के निर्माण में भाग लेने वाले एकलक के अणुओं की संख्या। हम इसमें एक परिभाषा और पढ़ते हैं, बहुलकीकरण की मात्रा। बहुलकीकरण की मात्रा, कि बहुलकीकरण की मात्रा किसे कहते हैं? बहुलकीकरण की मात्रा किसे कहते हैं?
यदि हम इसकी परिभाषा दें कि बहुलकीकरण की मात्रा क्या होती है, किसी भी बहुलक के निर्माण में एकलक के जितने अणु भाग लेते हैं, किसी भी बहुलक के निर्माण में एकलक के जितने अणु भाग लेते हैं उसे बहुलकीकरण की मात्रा कहते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं बहुलक के निर्माण में, बहुलक के निर्माण में भाग लेने वाले, बहुलक के निर्माण में भाग लेने वाले एकलक के अणुओं की संख्या, एकलक के अणुओं की संख्या बहुलकीकरण की मात्रा कहलाती है। अब यहां यदि हम एकलक की परिभाषा दें कि एकलक क्या होता है, तो दोस्तों एकलक के बारे में मैंने भी तुमको बताया, कम अणु भार वाले होते हैं। जो कम अणु भार वाले होते हैं, जिनसे मिलकर बहुलक का निर्माण होता है, वो एकलक कहलाते हैं। तो एक बार मैं पूरा दोबारा रिवाइज कर दूं। बहुलक इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर, ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत से, मेरोरस या मर, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पार्ट्स, इसको पार्ट्स भी बोलते हैं, और पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से या भाग। जो बहुत से हिस्सों से मिलकर बने, जो अनेक भागों से मिलकर बने, उसे बहुलक कहते हैं। अब बहुलक की परिभाषा यदि अपने को देनी है, तो बहुलक की परिभाषा से पहले अपने पास ये एग्जांपल है। हमने एथीन लिया, एथीन का बहुलकीकरण कराया, एथीन के बहुलकीकरण से बना बहुलक जो बनता है उसका नाम पॉलीथीन या पॉलीएथीन। यहां एथीन के छोटे छोटे अणु हैं, छोटे छोटे अणु आपस में संयुक्त होते हैं, बहुलक बनता है। तीनों परिभाषाओं को हम दोबारा देखते हैं। बहुलक किसे कहते हैं, बहुलकीकरण की मात्रा किसे कहते हैं, एकलक क्या होता है। यदि हम बहुलक की परिभाषा द्वारा बोले तो उच्च अणु भार वाला ऐसा यौगिक, ये उच्च अणु भार वाला हो गया, उच्च अणु भार वाला ऐसा यौगिक जो अनेक छोटे छोटे अणुओं के परस्पर संयुक्त होने से बनता है, उनमें छोटे छोटे अणुओं को एकलक कहा जाता है, और जो बनता है उसे बहुलक कहते हैं। और एकलक से बहुलक बनने की क्रिया बहुलकीकरण कहलाती है। यहां स्मॉल एकलक के अणुओं की संख्या है। यदि हमसे पूछा जाता है बहुलकीकरण की मात्रा किसे कहते हैं, तो किसी भी बहुलक के निर्माण में एकलक के जितने अणु भाग लेते हैं उसे कहते हैं बहुलकीकरण की मात्रा। एकलक क्या होता है, जो छोटे छोटे अणु हैं, कम अणु भार वाले हैं, जिनसे मिलकर बहुलक का निर्माण होता है, उसे एकलक कहते हैं। सब बहुलक बड़े अणु भार वाले हैं, बड़े आकार वाले हैं, इसलिए बहुलकों को हम बृहद अणु भी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बहुलक बृहद अणु हो सकते हैं, लेकिन सभी बृहद अणु बहुलक नहीं हो सकते। अब हम यहां देखते हैं जिन बहुलकों की अपने को बात करनी है। यहां अपन को एक एक मैंने लिखा, सबसे पहले अपने को पॉलीथीन की बात करनी है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड बहुलक कैसे बनता है इसकी बात करनी है। पॉलीवाइनिल साइनाइड की बात करनी है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल ये बहुलक कैसे बनता है इसकी बात करनी है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बहुलक कैसे बनता है। पॉलीस्टाइरीन बहुलक कैसे बनता है। पॉलीस्टाइरीन बहुलक कैसे बनता है। पॉलीमेथिल मेथ एक्रिलेट बहुलक कैसे बनाया जाता है। पॉलीमेथिल मेथ एक्रिलेट बहुलक, ये बहुलक किस प्रकार से बनाया जाता है। पॉलीमेथिल मेथ एक्रिलेट। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन ये बहुलक किस प्रकार से बनाए जाते हैं। अब अपने को इनकी बात करनी है। तो इन बहुलकों में अब जो मैंने तुमको पहले फॉर्मूले बताए, यदि वो अपने फॉर्मूले याद है तो निश्चित तौर पर हम ये सभी बहुलक बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें पॉलीथीन। यहां पॉली शब्द लगा हुआ है सभी में। यदि हम इसको पॉली को हटाएं तो बचता है एथीन, यहां पॉली को हटाएं तो बचता है वाइनिल क्लोराइड, यहां पॉली को हटाएं तो बचता है वाइनिल साइनाइड। तो दोस्तों सबसे सीधा सिंपल नाम है। यदि अपने को सबकी हिंदी बोलनी है कि बताओ पॉलीएथीन बहुलक कैसे बनता है, तो दोस्तों इनमें से पॉली शब्द को हटाओ, और पॉली शब्द को हटाने के बाद जो शेष भाग बचा रहता है उसका कराना है बहुलकीकरण। यदि हमको इसकी हिंदी बोलनी है, जब एथीन का बहुलकीकरण कराया जाता है तो पॉलीथीन बहुलक प्राप्त होता है। यदि हमको इसके बारे में बोलना है, जब वाइनिल क्लोराइड का बहुलकीकरण कराया जाता है तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड बहुलक प्राप्त होता है। जब वाइनिल साइनाइड का बहुलकीकरण कराया जाता है तो पॉलीवाइनिल साइनाइड बहुलक प्राप्त होता है। अब हम एक एक को देखें। सबसे पहले नंबर 1 पॉलीथीन। हमने एथीन को लिया, ये अपने पास एथीन है।
CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथीन के लिए N अणु, छोटे छोटे अणु, हम इसका कराएंगे बहुलकीकरण। बहुलकीकरण में एक बॉन्ड टूटता है, एक बॉन्ड को तोड़ दिया, एक बॉन्ड को तोड़ने पर दो बॉन्डों का निर्माण हुआ। ये हमने दो बॉन्ड का निर्माण कर दिया, छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ गए। यहाँ इसके पीछे हम नाम लिखेंगे एथीन, और एथीन का बहुलकीकरण हुआ, और एथीन के बहुलकीकरण से अपने को प्राप्त हो गया पॉलीएथीन या पॉलीथीन। ये बहुलक बना दिया। इस बहुलकीकरण की क्रिया में हम पेरोक्साइड उत्प्रेरक काम में लेते हैं। जब एथीन का बहुलकीकरण पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यहां हम अब आगे बढ़ेंगे कि इस उत्प्रेरक की उपस्थिति क्यों लेते हैं, पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें पॉलीथीन बहुलक प्राप्त होता है। पहले में आप सबको ये बहुलक किस प्रकार से बनाए जाते हैं इनकी बात करें। नंबर दूसरा ले हम, दूसरा अपने पास है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। अब यदि हम पॉलीवाइनिल क्लोराइड को देखें, सीधी सी सिंपल सी हिंदी है कि जब वाइनिल क्लोराइड का, अब वाइनिल क्लोराइड का फॉर्मूला तुम्हारे याद है, वाइनिल मूलक जानते हो, ये अपने पास वाइनिल मूलक है, वाइनिल क्लोराइड, ये वाइनिल क्लोराइड हो गया। वाइनिल क्लोराइड के लिए हमने N अणु, इसका हमने कराया बहुलकीकरण। अब इसका बहुलकीकरण तरीका वही है, दोनों तरफ बैलेंसिंग फ्री छोड़नी है, एक बॉन्ड को तोड़ा डबल बॉन्ड में, एक बॉन्ड को टूटने पर दो बॉन्डों का निर्माण हुआ, CH2 डबल की जगह रह गया सिंगल CH, और यहां हमने लिख दिया Cl, दोनों तरफ बैलेंसिंग फ्री, ये N अणु आपस में आकर जुड़ गए। सबकी बैलेंसिंग पूरी है, कार्बन की 4 हाइड्रोजन की 1। यहां इसका यदि हम नाम दें तो इसका नाम अपने पास है वाइनिल क्लोराइड। ये वाइनिल क्लोराइड है, और जब हमने वाइनिल क्लोराइड का किया बहुलकीकरण तो वाइनिल क्लोराइड के बहुलकीकरण से हमको प्राप्त हो गया पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉली का मतलब अनेक, वाइनिल क्लोराइड, ये बहुलक प्राप्त हो गया। सबका तरीका एक जैसा है। हमने यहां वाइनिल क्लोराइड का बहुलकीकरण किया, वाइनिल क्लोराइड के बहुलकीकरण से हमें पॉलीवाइनिल क्लोराइड प्राप्त हो गया। यहां तो हमारे पास सबसे पहले नंबर 1 था पॉलीथीन, इसमें हमने एथीन का बहुलकीकरण किया, एथीन के बहुलकीकरण से हमें पॉलीथीन प्राप्त हुआ। यहां नंबर दूसरा वाइनिल, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, यहां हमने वाइनिल क्लोराइड का बहुलकीकरण किया, हमें पॉलीवाइनिल क्लोराइड प्राप्त हुआ। तीसरा उसी प्रकार, अब जितने भी एग्जांपल है आसानी से तुम कर सकते हो। इसमें तुमको वाइनिल साइनाइड, पॉलीवाइनिल साइनाइड, और तुम जानते हो पॉलीवाइनिल साइनाइड में मैंने तुमको बताया कि वाइनिल साइनाइड जो होता है इसको हम एक्रिलोनाइट्राइल भी कहते हैं। यदि हम इसका एक नाम और दें तो हम इसको एक नाम और दें तो हम इसको बोल सकते हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। और इसको शॉर्ट में यदि हम बोलें तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PAN। PAN का पूरा नाम पूछा जाए, P से बन गया पॉली, A से बन गया एक्रिलो, N से बन गया नाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ये इसी का ही एक नाम है। अब इसको बनाना है तो इसको बनाने के लिए तीसरा बनाना है, हमने लिया वाइनिल साइनाइड, ये वाइनिल साइनाइड है। अब देखो फॉर्मूले कितने काम आते हैं दोस्तों। यदि तुम्हारे फॉर्मूले पहले याद है तो तुम आसानी से भी किसी का बहुलकीकरण कर सकते हो। पूरे चैप्टर में, पूरा चैप्टर एक सिस्टम से चलेगा इसमें, लेकिन अपने को सब याद होने चाहिए किस प्रकार से हम बहुलक का निर्माण करते हैं। अब यहां अपने पास ये वाइनिल साइनाइड है, इसके हमने N अणु लिए, वाइनिल साइनाइड N अणु लिए, इसका बहुलकीकरण कराया। बहुलकीकरण में वही डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटेगा, दो बॉन्डों का निर्माण होगा, CH2 लिख दिया, डबल की जगह सिंगल रह गया, CH से CN को जोड़ दिया, दो बॉन्डों का निर्माण हो गया, ये N अणु लिख दिया। ये एकलक है, ये बहुलक है, ये एकलक से बहुलक बना। यदि हम इस बहुलक का नाम दें तो इस बहुलक का नाम होगा पॉलीवाइनिल, पॉलीवाइनिल साइनाइड। या इसका मैंने तुमको दोस्तों एक नाम और बताया कि इसको हम पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल भी कहते हैं, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये तीसरा बनाया। अब तो तुम आसानी से इन सभी एग्जांपलों को कर सकते हो कि अपने पास पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीवाइनिल साइनाइड, पॉलीवाइनिल साइनाइड, एक्रिलोनाइट्राइल हमने अलग लिखा है, इसको हम हटा देते हैं। पॉलीवाइनिल साइनाइड को पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल कहते हैं। अब हम यदि अगले बहुलक की बात करें तो दोस्तों अगला बहुलक अपने पास है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन बहुलक बनाना है, निश्चित तौर पर सीखे होंगे आप कि पॉलीस्टाइरीन बहुलक को बनाने के लिए हम स्टाइरीन का बहुलकीकरण कराते हैं। स्टाइरीन, यदि हम स्टाइरीन का फॉर्मूला देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C6H5,
इसका नाम मैंने तुमको बताया स्टाइरिन। इसका एक नाम और होता है, इसको हम फेनिलएथीन भी कहते हैं। ये फेनिलएथीन है, इसके अपने को एन अणु लेने हैं, इसका बहुलकीकरण कराना है और इसके बहुलकीकरण में वही बातें हैं जो हम ऊपर करते हुए आ रहे हैं। डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड तोड़ना है, सिंगल बॉन्ड रह गया, एक बॉन्ड को तोड़कर दो बॉन्डों का निर्माण करना है, दो बॉन्डों का निर्माण कर दिया और यहां लिख दिया एन। ये अपने पास बन गया पॉलीस्टाइरीन बहुलक, पॉलीस्टाइरीन बहुलक। तो एक बार यदि हम सभी एग्जांपल को दोबारा देखें, अभी मैंने तुमको 4 बहुलक बताए हैं। नंबर 1 बहुलक बताया पॉलीथीन क्या होता है, पॉलीथीन पॉलीएथीन भी कहते हैं। नंबर दूसरा बहुलक बताया पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसको हम शॉर्ट में पीवीसी भी बोलते हैं, पीवीसी। ये भी पूछा जा सकता है पीवीसी का पूरा नाम क्या है, पीएएल का पूरा नाम क्या है। इसी प्रकार यदि हम यहां इसको शॉर्ट में बोलें तो इसको हम PMMA बोलते हैं। यदि हम इसको शॉर्ट में बोलें तो इसको हम PTFE बोलते हैं। ये भी याद रखना है अपने को। पहले इसको देख लेते हैं, PVC पूरा नाम हो गया पॉली, बी से वाइनिल हो गया, सी से क्लोराइड हो गया। सबसे पहले नंबर 1, जब एथीन का बहुलकीकरण कराया जाता है तो पॉलीथीन बहुलक बनता है। नंबर दूसरा, जब वाइनिल क्लोराइड का बहुलकीकरण कराया जाता है तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनता है। नंबर तीसरा, जब यदि हम इसको देखें, इसका नाम देखें, इसका नाम था वाइनिल साइनाइड, वाइनिल साइनाइड। जब वाइनिल साइनाइड का बहुलकीकरण कराया जाता है तो वाइनिल साइनाइड के बहुलकीकरण से अपने पास प्राप्त होता है पॉलीवाइनिल साइनाइड। और जब स्टाइरिन का बहुलकीकरण कराया जाता है तो हमें प्राप्त होता है पॉलीस्टाइरिन। तो दोस्तों एक फॉर्मूले याद होते ही अपने पास ये सभी के सभी बहुलक बनाए जा सकते हैं। अब यदि हम बात करें इसी प्रकार से पॉलीमेथिल मेथ एक्रिलेट की बात करें तो यहां हम इसको देखें, पॉलीमेथिल मेथ एक्रिलेट बहुलक कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमने लिया मेथिल मेथ एक्रिलेट, ये मेथिल मेथ एक्रिलेट है। फॉर्मूला सभी जानते हो, मैंने याद कराया है तुमको पहले कि मेथिल मेथ एक्रिलेट का फॉर्मूला क्या है। इसके हमने लिए एन अणु, इसका हमने कराया बहुलकीकरण। ये एकलक है, छोटे छोटे अणु है, कम अणु भार वाले अणु है। हमने इसका कराया बहुलकीकरण, बॉन्ड टूटेगा, एक डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड टूटेगा, दोनों तरफ वैलेंसी फ्री, CH2 C से जुड़ा है, ऊपर COOCH3, नीचे जोड़ दिया CH3, दो बॉन्डों का निर्माण कर दिया, यहां लिख दिया N। यदि हम इसका नाम दें तो इसका नाम होता है पॉलीमेथिल मेथ एक्रिलेट। ये बहुलक बना दिया। और लास्ट में जो हम बहुलक की बात करते हैं PTFE, यदि मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ इस बहुलक को कैसे बनाते हैं तो आप सबका उत्तर यही होगा कि जब टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलकीकरण कराया जाता है, ये टेट्राफ्लोरोएथीन, फॉर्मूला याद है सभी के टेट्राफ्लोरोएथीन का। इसके लिए हमने एन अणु, और जब हम इसका कराते हैं बहुलकीकरण तो इसके बहुलकीकरण में एक बॉन्ड टूटना है, दोनों तरफ वैलेंसी फ्री, ये वैलेंसी फ्री कर दी हमने, यहां लिख दिया एन। ये अपने पास बन गया पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। तो अभी अपन ने जो बहुलकों की बात की है, एक बार हम इसको पुनः देखें। मैंने यहां कुछ बहुलक लिखे, पहला लिखा था पॉलीथीन, फिर पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल साइनाइड, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीमेथिल मेथ एक्रिलेट, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। इन सभी बहुलकों को बनाने के लिए हमको केवल यहां पॉली शब्द को हटाना है और पॉली शब्द को हटाने के बाद जो भी शेष बचा होता है उसका बहुलकीकरण कराना है। हमको पॉलीथीन बनाना है, हमने एथीन का बहुलकीकरण किया, एथीन का बहुलकीकरण किया, इसमें ये एकलक है, ये बहुलक है, और एकलक से बहुलक बनने की क्रिया कहलाती है बहुलकीकरण। हमको पॉलीवाइनिल क्लोराइड बहुलक बनाना है, इसको बनाने के लिए हमने वाइनिल क्लोराइड का बहुलकीकरण किया। जब वाइनिल क्लोराइड का बहुलकीकरण किया जाता है तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड बहुलक प्राप्त होता है। जब वाइनिल साइनाइड का बहुलकीकरण किया जाता है तो पॉलीवाइनिल साइनाइड बहुलक प्राप्त होता है। जब स्टाइरिन का बहुलकीकरण किया जाता है तो पॉलीस्टाइरिन बहुलक प्राप्त होता है। जब मेथिल मेथ एक्रिलेट का बहुलकीकरण कराया जाता है तो पॉलीमेथिल मेथ एक्रिलेट बहुलक प्राप्त होता है। जब टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलकीकरण कराया जाता है तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन बहुलक प्राप्त होता है। अब दोस्तों इन बहुलकों में तुमको एक बात अलग नजर आएगी, उसको सुनिए ध्यान से। इन यदि मैं बहुलकों की 1 2 3 4 5 6
इन सब की बात करूं तो इन सब में तुमको एक खास बात नजर आती होगी कि सभी एकलक एक ही प्रकार के हैं। सभी एकलक एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार का एकलक है एथीन, एक ही प्रकार का एकलक है बाइनिल क्लोराइड, एक ही प्रकार का एकलक है बाइनिल साइनाइड। जब कोई बहुलक केवल एक ही प्रकार के एकलकों से मिलकर बने, दोबारा बोल दूं, जब कोई बहुलक केवल एक ही प्रकार का एकलक है, इसमें मेथिल मेथ एक्रिलेट, जब कोई बहुलक केवल एक ही प्रकार के एकलक से मिलकर बनता है तो उसे कहा जाता है समबहुलक। हम बहुलकों का जब वर्गीकरण करेंगे विभिन्न मापदंडों के आधार पर, तो वहां हम पढ़ेंगे कि जो बहुलक का निर्माण हो रहा है वो एक ही प्रकार के एकलक से हो रहा है या एक से अधिक प्रकार के एकलकों से हो रहा है, तो वहां हम वर्गीकरण करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे समबहुलक, विषम बहुलक। लेकिन मैंने जो यहाँ जितने भी एग्जाम्पल तुम्हारे पास लिखे हैं सामने हैं वो सबके सब समबहुलक है। समबहुलक क्यों है? क्योंकि सभी के सभी जो बहुलक है ये सभी के सभी एक ही प्रकार के एकलक से मिलकर बना है। जो बहुलक एक ही प्रकार के एकलक से मिलकर बने होते हैं उन्हें समबहुलक कहते हैं। और जब हम आगे पढ़ेंगे अभी दूसरे बहुलकों के एग्जाम्पल देखेंगे, नायलॉन 6 देखेंगे, टेरिलीन या डेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो उसमें एक से अधिक प्रकार के एकलक होंगे। जैसे मैंने तुमको फॉर्मूले में बताया कि यदि अपने को नायलॉन 6 बहुलक बनाना है तो उस बहुलक को बनाने के लिए हमें जो एकलक प्रयुक्त करने हैं वो एक तो एकलक लेना होता है एडीपिक अम्ल और एक एकलक लेना होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। अब एक से अधिक प्रकार के एकलक हो गए तो वो एग्जाम्पल होगा विषम बहुलक का। ऐसे यदि हमको टेरिलीन बहुलक बनाना है जिसको हम डेक्ट्रॉन भी कहते हैं, टेरिलीन बहुलक को बनाने के लिए टे से टे याद रख सकते हैं हम याद करने की दृष्टि से, टे से टे टेरेप्थेलिक अम्ल, टेरेप्थेलिक अम्ल चाहिए। और दूसरा यदि हम देखें एथिलीन ग्लाइकॉल चाहिए, तो वहां भी तो एक से अधिक प्रकार के एकलक हो गए, वो कहलाता है विषम बहुलक। उसी प्रकार यदि मैं इनकी बात करूं, जब हम बहुलकों का वर्गीकरण करेंगे तो हम पढ़ेंगे योगात्मक बहुलक, एक देखेंगे संघनन बहुलक। इन दोनों में क्या अंतर है? ये जितने भी मैंने बहुलक लिखे हैं ये सबके सब योगात्मक बहुलक हैं। योगात्मक बहुलक में मुख्य रूप से जो एकलक इकाइयां होती हैं वो एल्कीन या एल्कीन का व्युत्पन्न होती हैं। योगात्मक बहुलक में होता क्या है? योगात्मक बहुलक में जो बहुलक बनता है उसका जो अणुभार होता है, बहुलक का अणुभार या मोलर द्रव्यमान जो होता है वो एकलक के अणुभार या मोलर द्रव्यमान का n गुना होता है। इस अभिक्रिया में तुम देखते हो कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनता, कोई भी छोटे छोटे अणुओं का उत्सर्जन नहीं होता, ना कोई जल का निष्कासन हुआ ना कोई अमोनिया का निष्कासन हुआ। जो एकलक है वही आपस में जुड़ गए, तो यानी इनके इसके भार में इसके भार में इसके अणुभार में इसके अणुभार में मोलर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कब होगा? बहुलक में मोलर द्रव्यमान में अणुभार में जब छोटे छोटे अणुओं का उत्सर्जन हो। जब हम नायलॉन 6 की बात करेंगे उसमें छोटे छोटे अणु बाहर निकलेंगे, जल का अणु बाहर निकलेगा, लेकिन यहां कोई छोटे छोटे अणु बाहर नहीं निकलते, केवल एकलक के इकाइयों का योग होता है। जब एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती जाएं बिना कोई बाई प्रोडक्ट बनाए, बिना कोई उपोत्पाद अणु बनाए, तो ऐसे बहुलक कहलाते हैं योगात्मक बहुलक। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं सब योगात्मक बहुलक के दे सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? किसी में भी देख लीजिए कोई छोटे अणु का निष्कासन नहीं होता, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनता, एकलक की इकाइयां आपस में जुड़ती जाती हैं बिना कोई बाई प्रोडक्ट बनाए, बिना कोई उत्पाद अणु बनाए, तो ऐसे बहुलक कहलाते हैं योगात्मक बहुलक। तो यहां हमने कुछ बहुलकों की बात की, एक तरीके से हम इन सभी बहुलकों को समबहुलक कह सकते हैं, इन सभी बहुलकों को हम योगात्मक बहुलक कह सकते हैं। अब हम आगे इन बहुलकों की यदि गुण देखें, इन बहुलकों के यदि उपयोग की बात करें कि कौन से बहुलक में क्या गुण पाया जाता है, किस बहुलक का उपयोग किसमें किया जाता है, तो हम आगे इन पॉलीथीन है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, पॉलीवाइनिल साइनाइड है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीमेथिल मेथ एक्रिलेट है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन है, हम अगले उसमें हम इन सभी बहुलकों के गुण और उपयोग की बात करते हैं।